जी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? बहुत दिन का बाद मैं दोबारा एक वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया। जो कमेंट्स भी मुझे आया था और बाकी कमेंट्स का साथ साथ में मैं एक नया और अभी लेटेस्ट जो इंटरव्यू चल रहा है दुबई में, तो उसके लिए एक सुपरवाइज़र का ऊपर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का ऊपर में एक इंटरव्यू का जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं बताएगा। तो वो क्वेश्चन आंसर जो है बहुत गुरुत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? अभी मैं मेरा जब भी दुबई में जो पहला कंपनी था उसमें से अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया, तो मैं अभी नेक्स्ट जॉब ढूंढ ढूंढ रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। तो एक दो जगह मैं इंटरव्यू दिया हूँ और सिलेक्ट भी हुआ हूँ ऑलरेडी। तो उसका ऊपर में क्या क्वेश्चन हो रहा है, मैं तीन चार जगह जो इंटरव्यू फेस किया, देखा कि सेम क्वेश्चन उधर हो रहा है। चार पांच जगह में गया इंटरव्यू में और दो जगह में मैं सिलेक्ट हुआ। तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या सुपरवाइज़र के लिए क्वेश्चन होता है और उसका बारे में आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूँ। आज भी मेरा एक इंटरव्यू था और वो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आंसर हुआ, वहाँ मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया क्लाइंट का पास, लेकिन अभी मैं रूम से आके आप लोग को बताने के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप लोग ये वीडियो को ज़रूर देखने का, और पूरा जो 20 पॉइंट है, मेन इंपॉर्टेंट 20 पॉइंट तो वो लोग ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन 10 पॉइंट का आप बराबर आंसर दे देगा तो आगे के लिए वो लोग क्वेश्चन नहीं करेगा। उन लोग को पता चल जाएगा कि आपको काम के बारे में नॉलेज है। तो अभी मैं क्या पहले बताना जा रहा हूँ कि जैसे आप एक सुपरवाइज़र है इंडिया में या कोई भी अपना कंट्री में काम किया, तो आप लोग इधर गल्फ़ में विजिट में आने के लिए चाहता है, कोई इंजीनियर है बीटेक का या कोई डिप्लोमा करके आईटीआई करके जो भी है वो गल्फ़ आना चाहता है, दुबई हो या कोई भी कंट्री गल्फ़ में आएगा, तो उन लोग को ये जो 20 क्वेश्चन में उसका क्वेश्चन के साथ उसका जो आंसर देगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन के ऊपर उनको सवाल करा जाएगा, इसी क्वेश्चन के ऊपर वो लोग आंसर दे देगा तो 100% वो लोग सिलेक्ट होएगा, सैलरी भी अच्छा लगेगा। आज भी जो मैं एक इंटरव्यू दे के आया वहाँ मेरे को सैलरी भी इंडिया का, अभी तो दुबई का थोड़ा ये चल रहा है, काम का कम चल रहा है, इसके लिए रेट कम है। नहीं तो एक सुपरवाइज़र का, फोरमैन का जो रेट है 4,000 5,000 दिरहम होता है। तो इधर में 3,000 बोला है, इंडिया का 60,000 दिरहम इंडिया का। तो वो लोग कल मुझे ऑफर लेटर देगा और ऑफर लेटर आने के बाद में ऑफर लेटर भी अपलोड करेगा। आप लोग सब लोग देख सकते हैं यहाँ का ऑफर लेटर कैसे होता है, सही है। वो कंपनी से परमिशन मिलेगा तो मैं ज़रूर डालेगा वीडियो के साथ। तो उसका बाद मेरा वीडियो आगे आगे बहुत अच्छा अच्छा आएगा जब मैं वो कंपनी में ज्वाइन करेगा। पूरा प्रैक्टिकल साइड का प्रोजेक्ट का ऊपर से पूरा वीडियो शूट करेगा। जो काम मैं कराएगा आदमी लोग को वही काम का ऊपर वीडियो शूट करेगा और आप लोग को पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आप लोग को दिएगा, सही है। तो अभी चलिए वीडियो चालू करेंगे। उसी जितना मैं क्वेश्चन आंसर हुआ उसका ऊपर मैं नोट करके रखा है और मैं उसी का ऊपर आपको एक एक बताएगा। पहला क्वेश्चन मेरे को पूछा गया कि सुपरवाइज़र का क्या काम होता है और सुपरवाइज़र का डेली एक्टिविटी क्या है। तो सही है। तो सुपरवाइज़र का काम ये होता है कि जो छोटा छोटा फोरमैन रहता है, 2 3 4 टीम रहता है, वो 4 टीम को हैंडल करने का, और उनका काम यही रहेगा कि वो लोग को बराबर प्लानिंग, काम का जो प्लानिंग है वो 2 दिन 3 दिन पहले से उन लोग को बताने का, और उन लोग के लिए जो भी काम का मटेरियल है, ड्राइंग है और जो भी कुछ ऑफिशियली काम है वो सब हैंडल करने का, और उन लोग का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी काम का प्रोग्रेस है उसको मैनेजर को या साइट इंजीनियर को अपडेट करने का। लगभग फोरमैन और सुपरवाइज़र का काम सेम ही रहता है, लेकिन कोई कोई कंपनी में सुपरवाइज़र को थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि वो एक जैसा साइट इंजीनियर जैसा वो काम करेगा, सही है। तो उसका आंसर यही है कि बस वो कुछ फोरमैन और कुछ टीम लीडर को लेके प्रोजेक्ट में काम करना, और उनका काम यही रहता है कि साइड में जो भी काम होगा उसके लिए जो भी चाहिए, ड्राइंग से टेकअप जो भी दिया होगा मटेरियल के लिए, जो ड्राइंग में बोलेगा क्वांटिटी और टेकअप, क्वांटिटी लेना मालूम है, टेकअप लेना मालूम है, वो भी सुपरवाइजर को पूछा जाता है कि वो उनका काम होता है। क्वांटिटी टेकअप बोलेगा तो जो हम लोग को ड्राइंग मिलेगा, जो सब ड्राइंग मिलेगा प्रोजेक्ट का काम करने के लिए, उसका ऊपर में क्या क्या फिटिंग, क्या क्या एक्सेसरीज लगा हुआ है, कितना ट्रे, कितना केबल, कितना क्या, जो उसमें जो भी मटेरियल है उसको एक एक करके गिनती करके बराबर पहचान के उसको क्वांटिटी निकालने को उसको टेकअप बोला जाता है, और उसी को सुपरवाइज़र का काम भी वो होता है, सही है। उसका साथ साथ में सुपरवाइज़र का काम ये होता है जो एरिया में काम होगा
जो प्रोजेक्ट में काम होगा वो प्रोजेक्ट का जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल होता है, जैसे वर्क परमिट हो गया, सेफ्टी का बहुत डॉक्यूमेंट्स होता है, रिस्क असेसमेंट, जो मेथड स्टेटमेंट का जो भी हो, जो भी पेपर है उसको सब बनाना, उसको रेडी करना, उसको रेडी करके उसको साइन करके उसको जैसे परमिट इशू करके अपना जो नीचे काम करने वाला आदमी लोग को, ग्रुप लीडर हो या फोरमैन, जूनियर फोरमैन हो, वो लोग को वो देने का। उसका बाद में वो प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चेंजिंग है, कुछ कोऑर्डिनेशन करना है। दूसरा पार्टी जैसे इलेक्ट्रिकल का वो सुपरवाइजर है, उसका सर्विस जाने का जगह पे बहुत सारा एमएपी का सर्विस जाता है, जैसे चिल वाटर जाएगा, डक्टिंग जाएगा, प्लम्बिंग जाएगा, वो सबका साथ वो जो इंजीनियर लोग रहता है वो सबका साथ वो कोऑर्डिनेशन करके डिस्कस करके वो प्रोजेक्ट का अंदर उसको काम का जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन निकाल के वो प्रोजेक्ट के अंदर वो काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए वो कोशिश करेगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले 1 नंबर क्वेश्चन का मैं इतना सारा आंसर दिया, तो इतना सारा आंसर भी बोलना पड़ता है इंटरव्यू में कि वो जो सुपरवाइजर का काम है वो पूरा उन लोग को बताएगा, तो वो लोग फिर अच्छा से समझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डीबी ड्रेसिंग पहले हम लोग को क्या करना है। जैसे आप सुपरवाइजिंग कर रहा है, आपको ये मालूम होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिशियन या आपका जो फोरमैन लोग है वो डीबी ड्रेसिंग कर रहा है, उससे पहले वो लोग क्या छोड़ दिया या किया नहीं किया उसको इंक्वायरी करना है। और वो इंक्वायरी यही है कि डीबी ड्रेसिंग पहले हम लोग जितना वायरिंग हम लोग वायर खींचा गया है डीबी का पास सबको दोबारा रीचेक करना है, उसका कंटिन्यूटी और उसका मेगर टेस्ट करना है। और मेगर टेस्ट का भी क्वेश्चन पूछेगा, मेगर कैसे टेस्ट करता है, हम लोग मेगर को कितना में टेस्ट करता है। हम लोग 500 डीसी वोल्टेज में हम लोग उसको टेस्ट करता है मेगर को। मेगर किसी के लिए टेस्ट करता है पूछा जाएगा, आज भी मुझे पूछा गया। तो हम लोग जो वायर का इंसुलेशन है वो इंसुलेशन अच्छा है या डैमेज हो गया, ख़राब हो गया, इंसुलेशन टेस्ट को मेगर टेस्ट ही बोला जाता है। सही है। उसको कितना ओम्स में टेस्ट होता है, उसका ओम्स जो है 2000 ओम्स में टेस्ट होता है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये हो गया, बोला गया, मेरे को पूछा गया कि रिंग सर्किट क्या है और क्यों करता है। रिंग सर्किट जो पावर सर्किट का रिंग सर्किट सिर्फ पावर में आता है, लाइटिंग में नहीं आता है। रिंग सर्किट हम लोग पावर सर्किट के लिए यूज करता है। पावर सर्किट कितना, एक सर्किट जो होता है हमारा 200 वोल्टेज होता है। सही है। तो उसके लिए हम लोग को ये वो जो इधर का जो गवर्नमेंट है जो उनका जैसे हमारा म्यूनसिपैलिटी इंडिया में है, इधर देवा है, तो दुबई का जो म्यूनसिपैलिटी है जो उनका डिपार्टमेंट में वो लोग का रिक्वायर वही रहता है, रूल्स वही रहता है कि इतना अंदर होना चाहिए। तो एक सर्किट में 200 का वोल्टेज यूज कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग को रिंग सर्किट, जैसे हम लोग को 5 सर्किट हो गया, 5 हमको सर्किट आउटलेट लग गया, सिंगल या डबल मिला के भी, डबल मिलाएगा तो 2 और 1 सिंगल, ये हम लोग को सिंगल सर्किट में हम लोग कर सकता है, सिंगल सर्किट उसका वायरिंग कर सकता है। लेकिन 6 हो गया, मतलब 3 डबल हो गया या सिंगल 6 आउटलेट हो गया, तो उसको हमको 6 पॉइंट को कंपलसरी हमको ज़रूरी है, हमको रिंग सर्किट देना है। रिंग सर्किट कैसे देता है, हम लोग को उसका वायर का जो ऊपर जो वोल्टेज का जो लोड रहेगा वो उसका ऊपर ज़्यादा नहीं रहेगा, रिंग सर्किट होने का ऊपर उसको मजबूत मिलेगा और वायर का कुछ भी जलने का, कुछ भी खराब होने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके लिए रिंग सर्किट बना जाता है। और रिंग सर्किट कैसे आता है, डीबी से सीधा आएगा फर्स्ट सर्किट तक, उसके बाद लूपिंग होकर लास्ट सर्किट से फिर उधर से डीबी तक वो रिटर्न चला जाएगा। तो वो रिंग सर्किट का जो एमसीबी है वो भी पूछा जाएगा आपको, रिंग सर्किट के लिए कितना एमसीबी आपको यूज करना है, कितना एम्पियर का एमसीबी। तो एम्पियर जो है वो 32 एम्पियर है। 32 एम्पियर का जो एमसीबी है वो पावर का रिंग सर्किट के लिए यूज होगा, नहीं तो नॉर्मल के लिए हम लोग 20 एम्पियर का यूज कर सकता है, वाटर हीटर के लिए या बाकी हमारा ओवन के लिए जो भी है, जो माइक्रो ओवन बड़ा आता है उसके लिए हम लोग 32 का यूज करेगा। हर सर्किट आउट के लिए अलग अलग जितना उसका लोड रहेगा वो हिसाब से एमसीबी आएगा। और बाकी आप लोग को भी पूछा जाएगा, आप सुपरवाइजर काम करता है, आपको हर केबल का साइज और उसका ग्लैंड साइज बताओ। तो आप थोड़ा स्टार्ट करेगा, जैसे हम लोग 1.1 स्क्वायर mm वायर से लेकर केबल से लेकर हम लोग को 1000 स्क्वायर mm तक केबल है। उसमें हमारा जो कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट है उसमें इतना नहीं लगता है, लेकिन हमारा 1 स्क्वायर mm से लेकर इधर हम लोग को 300 mm स्क्वायर तक हम लोग यूज करता है। और बाकी जो सबस्टेशन होता है, ट्रांसफार्मर होता है, वहाँ 630 mm स्क्वायर का केबल यूज होता है, उससे ज़्यादा होता ही नहीं है। सही है। तो इसका हिसाब से हमको आप लोग स्टेप बाय स्टेप बोलने का कि हमारा वायर का जो साइज़ है 1 पॉइंट से स्टार्ट होता है, 2.5, 4 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm, 90 mm, 120 mm, 150 mm, 185 mm,
85 mm का बाद 240 mm, उसका बाद 300, सही है। तो ये हिसाब से आपको केबल का साइज़ पूरा बताने का। और ग्लैंड का साइज़ बोलेगा तो आप भी बोलने का कि हमारा 20 से स्टार्ट होता है, 20S और 20L होता है, मतलब 20 का एक बड़ा साइज़ एक छोटा साइज़, सही है। ग्लैंड कौन सा यूज़ करता है? CW ग्लैंड हम लोग को इधर गल्फ में यूज होता है, जो डबल कंप्रेसर होता है, सही है। तो उसको वही हिसाब से आप लोग बताने का। ग्लैंड का साइज़ भी ऐसा ही आता है, जैसे हमारा ग्लैंड साइज़ सबसे छोटा जो है उसका हमारा 4 mm और 6 mm और 10 mm जो हमारा वार है, आर्मर केबल है, वो केबल के लिए उतना यूज़ करेगा। 16 mm हो जाएगा तो 20 हमारा 25 का ग्लैंड लगेगा, 25 का एस। उससे ज़्यादा 25 का केबल हो गया तो हमारा 32 का एस लगेगा। वही हिसाब से हमारा जितना आ गया वो ग्लैंड का साइज़ भी ऐसा है कि जैसे 20S 20L और बाकी 25S 25L और 32S 32L और हमारा 40S 40L 50S 50L 70S 70L ऐसा 90L ऐसा ऐसा हमारा पूरा साइज़ का ग्लैंड है। आपको जो चार्ट में गूगल में आपको वो चार्ट पूरा मिल जाएगा, सही है। तो ये सब ग्लैंड का साइज़ ही आपको बताना पड़ेगा, सही है। तीसरा क्वेश्चन आपको आएगा कि लाइटिंग के लिए कितना MCB हम लोग यूज करता है। लाइटिंग के लिए नॉर्मल जो काम होता है ड्राइंग का हिसाब से यहाँ हम लोग 10 एम्पियर का MCB यूज ज़्यादा होता है। कई कई जगह पे हम लोग 16 एम्पियर का भी MCB यूज करता है लाइटिंग के लिए। पावर के लिए हम लोग का 16 भी होता है, सिंगल पॉइंट किधर लगेगा तो 16 भी चलेगा। नॉर्मली हम लोग को 20 एम्पियर का MCB या 32 एम्पियर का MCB पावर के लिए यूज होता है। और यहाँ बोलेगा कि आपको यहाँ DB में एक अपार्टमेंट का अंदर सबसे ज़्यादा कितना हम लोग MCB डाल सकते हैं, कितना एम्पियर का? 63 सबसे ज़्यादा हम लोग डाल सकते हैं, उससे ऊपर नहीं डाल सकते। क्यों? 63 हमारा लास्ट 1 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर तक हमारा जो है सबसे बड़ा एम्पियर जो MCB है वो 63 एम्पियर है। 63 एम्पियर का जो वोल्टेज है वो सफिशेंट होता है 12-13 किलो वाटेज का पावर देने के लिए एक अपार्टमेंट के लिए वो इनफ होता है, सफिशेंट होता है, सही है। तो लेकिन उससे ज़्यादा एम्पियर भी है हमारा पास, जो MCB ब्रेकर है 80 एम्पियर का है, 100 एम्पियर का है, उससे ज़्यादा भी है। तो उसको हम लोग कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है, जो इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री एरिया होता है उसके लिए यूज करता है, कॉमर्शियल के लिए, सही है। वो इस जगह पे नहीं यूज होता है। तो आप लोग बोलने का कि हमारा जो यूज हम लोग करता है अपार्टमेंट के लिए वो हमारा 63 तक ही यूज होता है। MCCB बोलेगा तो जो मिनिएचर क्या मॉड्यूल MCCB बोलेगा तो मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर जो हम लोग को है वो बड़ा है, वो इलेक्ट्रिकल रूम में लगता है कि एक इलेक्ट्रिकल में रुकेगा लगेगा तो वो क्या करेगा 4 अपार्टमेंट के लिए वो चला जाएगा, सही है, एक एक हो गए। तो वही हिसाब से हमारा होता है इलेक्ट्रिकल का जो MCB है। उसका बाद आप लोग को पूछा जाएगा कि सॉफ्ट ड्राइंग क्या है। सॉफ्ट ड्राइंग ये है तो सॉफ्ट ड्राइंग हम लोग जो प्रोजेक्ट में ड्राइंग बनता है, डिजाइनर ड्राइंग बना के देता है, वो कंसल्टेंट से अप्रूव होकर आता है, उसका हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ता है, उसी को सॉफ्ट ड्राइंग बोलता है। जितना भी काम है सबका सॉफ्ट ड्राइंग बनेगा, सही है। और कारपेट ड्राइंग बोलेगा तो कारपेट जो हमारा फ्लोर में जो काम होगा, टाइल्स आए या जो भी कारपेट आए, नीचे हमारा कौन सा जगह पे कौन सा बैक जो फ्लोर बॉक्स बैठेगा या कुछ भी हमारा स्विच सकट बेसेगा लाइट पॉइंट रहेगा, वो उसको फाइनल जो कारपेट ड्राइंग आता है उसी का हिसाब से हम लोग उसको बैठाता है, वो कारपेट ड्राइंग है, फिनिशिंग, सही है। और RCP ड्राइंग बोलेगा तो जो सीलिंग आता है, फॉल सीलिंग आता है, उसमें क्या क्या सर्विस आएगा, पूरा आदमी का MAP का पूरा सर्विस को RCP ड्राइंग में आएगा और वो उसी का हिसाब से हम लोग कोऑर्डिनेशन करके हमारा सर्विस जो है हमको फिक्स करना है। फॉल सीलिंग में जितना सर्विस आएगा उसको RCP ड्राइंग में ही मिलेगा, फॉल सीलिंग का डिजाइन, सही है। बाकी फिर पूछा जाएगा आपको फर्स्ट फिक्स क्या है। इलेक्ट्रिकल में हर काम का फर्स्ट फिक्स है, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल का सुपरवाइजर में इंटरव्यू दे रहा है तो आपको इलेक्ट्रिकल का बारे में पूछेगा, इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट फिक्स क्या है। तो आप ये बोलने का इलेक्ट्रिकल में फर्स्ट फिक्स जो है वो हमारा कंटेनमेंट और कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग बोलेगा तो पाइपिंग, वो PVC हो या GI हो, सही है। और जो कंटेनमेंट भी होगा वो ट्रे हो या ट्रैंकिंग हो, जो भी है उसका बैक बॉक्स लगाना, उसका जो फ्लोर बॉक्स लगाना, उसका DB लगाना, इंस्टॉलेशन जो करना है उसी को फर्स्ट फिक्स बोलता है। सेकंड फिक्स पूछेगा, सेकंड फिक्स क्या है। सेकंड फिक्स जो है हमारा इलेक्ट्रिकल रूम DB का पास है तो आप लोग बोल सकते हैं कि केबल पुलिंग और उसका जो मेगर टेस्टिंग उसको सेकंड फिक्स बोलता है, कॉन्टिन्यूटी मेगर टेस्टिंग। और जो बाकी रूम का अपार्टमेंट का अंदर सेकंड फिक्स बोलेगा तो सेकंड फिक्स का मतलब है वायरिंग और मेगर टेस्ट, सही है।
कंटिन्यूटी मेगास्टर, उसको सेकंड फिक्स बोलता है। और थर्ड फिक्स बोलेगा तो क्या है, थर्ड फिक्स मतलब हम लोग जैसे डीबी का अंदर डीबी ड्रेसिंग हो गया, कंप्लीटली ड्रेसिंग हो गया, और उसका बाद डीबी जो रूम का अंदर जो है जिधर जिधर सकट आउटलेट है वो सकट आउटलेट लग जाएगा, उसको फाइनल फिक्स भी बोलता है। थर्ड फिक्स बोलेगा तो फाइनल फिक्स का साथ जाता है। या लाइट पॉइंट है तो उसका लाइट लग गया, कंप्लीटली हो गया, तो उसी को बोलते हैं हम लोग थर्ड फिक्स व फाइनल फिक्स। लास्ट में जो आता है उसको टेस्टिंग कमीशनिंग बोलता है, और दूसरा नाम उसका फंक्शनैलिटी टेस्ट। फंक्शनैलिटी टेस्ट क्या है, टेस्टिंग कमीशनिंग क्या है। टेस्टिंग कमीशनिंग जैसे आप काम किया, इलेक्ट्रिकल रूम से लेकर आपका एरिया जो है वो ऑफिस हो या होटल हो या रूम हो अपार्टमेंट हो, उसका अंदर जितना भी आप सर्विस लगाया, जितना लाइट लगाया, उसको जाके चेक करने का, टेस्टिंग करने का, वहाँ जितना वोल्टेज जाना चाहिए उतना वोल्टेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वहाँ से ट्रिप टेस्ट मारेगा, वो ट्रिप डीबी में एमसीबी गिर रहा है नहीं गिर रहा है, और गिर रहा है तो कितना मिनट का बाद गिर रहा है, कितना जल्दी गिर रहा है, कितना एम्पेयर में गिर रहा है, तो उसका जो एमसीबी रेटिंग होगा उसका सेम सम उसका हिसाब से उसका शेड्यूल बनेगा, वो हिसाब से आपको उसमें अपडेट करना है। आपका लाइटिंग का जो टेस्टिंग कमीशनिंग है या पावर का सकट का जो है, आप सकट फिक्स किया है उसका प्लग मीटर में आरसीडी टेस्टर होता है, आरसी टेस्ट, उसमें आपको वोल्टेज भी चेक कर सकता है, ट्रिप टेस्ट चेक कर सकता है, जो भी है आपका जो डिवाइस ये फंक्शन करेगा। जैसे आपको पहले टेस्ट नहीं करेगा तो एक कंप्यूटर आके लगा देगा, उसमें कुछ गड़बड़ है, अर्थिंग नहीं मिल रहा है, तो आपका कंप्यूटर जो भी डिवाइस है वो ख़राब हो जाएगा। तो वो फाइनल फिक्स जो फाइनल जो हमारा टेस्टिंग कमीशनिंग है उसी को वही बोलता है। मेन है कि उसका वोल्टेज चेक करने का और ट्रिप टेस्ट उसको देखना है। और जो लाइटिंग के लिए है, लाइटिंग का भी ऐसा है, और लाइटिंग जो हम लगाता है उसका जो लाइट का जो रोशनी है उसको बोलता है लक्स। वो लक्स का लिए लक्स मीटर में उसको हम लोग लेंगे कि टेबल का ऊपर कितना लक्स मिल रहा है और ग्राउंड में कितना लक्स मिल रहा है। टेबल का ऊपर जैसे ऑफिस एरिया में हम काम कर रहे हैं और लाइट का रोशनी ज़्यादा है, तो हमको जो लेटर है वो लेटर हमको पढ़ने के लिए आंख में दिक्कत आएगा, दिखाई नहीं देगा, आंख भी खराब हो जाएगा। इसके लिए जितना चाहिए उधर लाइटिंग, उतना लाइटिंग उसको बराबर वही हिसाब से वो लाइट का जो लैंप है वो पहले से सिलेक्ट होता है, उसके बाद जलाने के बाद उसका लक्स टेस्ट होता है, तो टेस्टिंग कमीशनिंग उसको बोलता है। अभी तक मैं आपको 6 क्वेश्चन का आंसर बता दिया। 7 क्वेश्चन में जो है वो है आपको डे एक्टिविटी क्या है, वो पूछेगा कि आप सुपरवाइज़र है, आपका डे मतलब डे एक्टिविटी क्या है, पूरा दिन में जो आपका एक्टिविटी रहेगा क्या रहेगा। आप पहले बोलने का कि मैं सुबह आप जाएगा, मेरा ड्यूटी जब स्टार्ट है तो सुबह तो यहाँ 7 बजे ड्यूटी स्टार्ट होता है, 7 बजे से जो 6 बजे तक या 7 बजे तक जो ड्यूटी होता है, तो उसमें आपको बोलना है कि सुबह मेरा आदमी को, मेरा टीम को इकट्ठा करके सबका प्रेजेंट अटेंडेंस चेक करना है, कौन आया नहीं आया। उसका बाद उसका सेफ्टी इंडक्शन करना है कि उसमें जो काम करने के लिए जा रहा है उसका बारे में टूल बॉक्स टैक्स उसको देना है कि कैसे वो काम करेगा, कौन सा टूल्स यूज करेगा, वो टूल्स का इंस्पेक्शन है नहीं है, वो टूल्स सही है नहीं है, उसको भी उसको देखना है। या उसका जो नीचे जो जूनियर फोरमैन होगा वो, या उसका चार्जेंट होगा, जो टीम लीडर होगा, वो लोग को उसको फॉलो करने के लिए इसको ये बताना पड़ेगा। और बाकी उसका बाद में सबको काम पे लगा के जो भी काम के लिए मटेरियल या ड्राइंग कुछ जरूर है तो फिर वो ऑफिस जाके उसका बाद ऑफिस में मैनेजर से इंजीनियर से डिस्कस करके, कोई मीटिंग है तो उसको अटेंड करके, फिर उसका बाद फिर प्रोजेक्ट में आके आफ्टर लंच फिर उधर का क्या क्या काम हुआ, कितना हुआ, क्या प्रोग्रेस है, क्या साइड का क्या है, उसको सब वो अपडेट करेगा। और उधर जाके जो मीटिंग में वीकली मीटिंग होता है उसमें वीकली मीटिंग में वो जाके मैनेजर और क्लाइंट के सामने वो रखेगा। सही है। उसका बीच में भी बहुत सारे काम होता है छोटा मोटा, लेकिन मोटा मोटी इतना बोलेगा तो चलेगा। बाद में फिर वो पूछेगा जैसे आपको एक हाउ टू कंप्लीट योर टारगेट। जैसे आपको आप एक सुपरवाइज़र है, आपका अंडर में 4 फोरमैन है, तो 4 फोरमैन जो है वो लोग को 4 एरिया दिया गया, जोन वाइज दिया गया या फ्लोर वाइज दिया गया। तुम भाई 10 फ्लोर देखो, वो 11 फ्लोर देखेगा टावर बिल्डिंग में, या लंबा जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है ऑयल प्लांट का या कुछ एयरपोर्ट का जो भी है उसमें जोन बन जाता है। जोन सबको एक एक जोन दिया गया फोरमैन को। आप वो हिसाब से 4 फोरमैन का जो 4 फ्लोर का काम होता है या 4 जोन का जो काम होता है उसको वो फॉलोअप करने का है। उसमें टारगेट रहेगा, जैसे मेन कंट्रैक्टर का अंदर एमएपी का भी मेन कंट्रैक्टर नहीं होता है, मेन कंट्रैक्टर सिविल जो कंस्ट्रक्शन बनाता है वो मेन कंट्रैक्टर होता है, उसका डेट रहता है। ये डेट का अंदर आपका फर्स्ट फिक्स ये एरिया में क्लियर होना चाहिए, क्यों आगे वो सिविल वर्क जो भी है वो कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए आपको वो टारगेट में आपका पास आदमी दिया गया है और मटेरियल दिया गया है, ड्राइंग दिया गया है, उसको आपको टारगेट में इतना दिन का अंदर खलास करके देना है। जब आपको लगता है कि हमारा कुछ भी प्रॉब्लम वजह से मटेरियल बराबर टाइम पे पहुंचा नहीं है या मेन पावर हमारा जो लेबर है वो हमारे पास कम है,
तो आप वो टाइम के अंदर कैसे उसको कंप्लीट करके देगा। तो हम ऐसे उस टाइम उसका आंसर यही है कि हमारा पास मटेरियल कम है, या मतलब लेट में आया और टाइम चला गया है, टाइम कम है या लेबर कम है, उसी जगह पे हमको ये सा प्लानिंग करना पड़ेगा कि थोड़ा जो हम लोग जो ड्यूटी टाइम है उसको और 3 घंटा 4 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ा के वो एरिया जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमको एक्स्ट्रा टाइम काम करके, ओवर टाइम काम करके वो टाइम का अंदर वो काम को हम लोग जो टारगेट है उसको पूरा करना है। सही है। और अपना टीम को गाइड करके वो फोरमैन लोग को उसको सबको बराबर प्रेशर, सबको प्लानिंग का हिसाब से प्रेशर डालेगा तो सब लोग अपना अपना काम खत्म करेगा तो वो हो जाएगा। सही है। और आपको 10 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें हम लोग को ऐसे बोला जाएगा कि अर्थ क्या है, वो बोलेगा अर्थ क्या है। मेरे को भी आज पूछा गया अर्थ क्या है और कितना ओम्स उसमें मिनिमम रहना चाहिए। अर्थ हालांकि अर्थ पहले बोलेगा कि अर्थ सर पहले ऐसा बोलने का कि सर अर्थ 3 टाइप का होता है, एक होता है क्लीन अर्थ, एक होता है डर्टी अर्थ और एक होता है हमारा जो लाइटिंग प्रोटेक्शन, जो बिल्डिंग को बिजली गिरने से जो भी बचाता है लाइटिंग प्रोटेक्शन, वो कपर में हम लोग कपर पट्टी में घुमा के बिल्डिंग को सीधा जो बिल्डिंग का अंदर रीबार होता है, रॉड होता है, उसमें से सीधा नीचे जाके ज़मीन में जो अर्थिंग होता है, अर्थिंग में सीधा वो चला जाता है लाइटिंग प्रोटेक्शन का, जो बिल्डिंग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है जब बिजली गिरता है। तो वो एक अर्थिंग है। सही है। वो जगह पे आपको अर्थिंग करना है तो आपको मिनिमम हमारा 10 ओम्स से नीचे रहना चाहिए, 10 ओम्स से नीचे रहना चाहिए, 1.1 ओम्स से नीचे ही रहना चाहिए। सही है। तो वो उसका ओम्स यही है। और बाकी नॉर्मल जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल रूम है या सब स्टेशन है वो उधर हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ हमारा अर्थिंग जो अर्थिंग किया है ज़मीन में वो कितना ओम्स मिलना चाहिए, वो हमको 6, 7, 8 मतलब 10 का नीचे ही चाहिए। 6 पॉइंट किधर मिलेगा, किधर 7 मिलेगा, किधर 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। तो वो हमारा पॉइंट से कम रहेगा, 1 पॉइंट से ही कम रहेगा। सही है। 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 ऐसा ही रहेगा। तो वह है ओम्स का बारे में और अर्थिंग का बारे में बताया। हाँ, क्लीन अर्थ जो बताया, क्लीन अर्थ ये होता है हमारा जो ट्रांसफार्मर का पास से हम लोग एक अर्थिंग करता है और जैसे हम लोग उधर से हम लोग पावर जब आता है न्यूट्रल का साथ, न्यूट्रल भी आता है और 3 फेज आता है, उधर से अर्थ भी आता है। तो वो अर्थ भी जो आता है वो क्लीन अर्थ है हमारा पावर का साथ में जो अर्थिंग, जैसे हम लोग न्यूट्रल और फेज लगाएगा तो हमारा कोई भी डिवाइस काम करेगा। जैसे लाइट लगाएगा तो न्यूट्रल और अर्थ में काम कर रहा है, न्यूट्रल और फेज में काम कर रहा है, ऐसा फेज और अर्थ में भी वो काम करना चाहिए। तो ऐसे वो बराबर उसको वही ओम्स का हिसाब से आपको उधर मिलता है। तो आपको अर्थिंग का साथ फेज कनेक्शन करेगा, कोई भी आपको लाइट है या कोई भी डिवाइस है वो काम करेगा। तो वो क्लीन अर्थ है। डर्टी अर्थ क्या है, जो बिल्डिंग में हमारा काम होता है, जो बॉडी अर्थ लगा है, बॉडी बिल्डिंग का अंदर में हम लोग काम कर दिया, कंटेनमेंट सबको हम लोग अर्थिंग लूपिंग कर दिया। क्यों, हमारा किधर भी करंट लीकेज होगा तो वो अर्थिंग का माध्यम से हमारा जाके अर्थ में सीधा ज़मीन में चला जाएगा। जो लीकेज करंट होता है उसको डर्टी अर्थ बोल जाता है। सही है। तो ये होता है हमारा अर्थिंग का बारे में। और कभी कभी पूछेगा रीबार क्या है। रीबार तो ऐसे पूछा जाता है फोरमैन सुपरवाइजर से, रीबार क्या होता है। जब बिल्डिंग हमारा बनता है उस टाइम बिल्डिंग के अंदर में एक रॉड सीधा ऊपर तक जाता है और वो रॉड सीधा नीचे भी निकलता है। नीचे से क्या करता है, नीचे से केबल, अर्थिंग का केबल उसमें लगा के और उसको ज़मीन में कनेक्शन देता है जो अर्थिंग है, और ऊपर से सीधा जाता है रूप का ऊपर में जो लाइटिंग प्रोटेक्शन है, वो लाइटिंग प्रोटेक्शन का साथ उसको कनेक्शन दिया जाता है। एंटीना लगता है, एंटीना का साथ उसको कनेक्शन देता है कि रीबार के साथ वो सीधा कुछ भी बिजली गिरेगा, जो भी करंट है वो सीधा नीचे ज़मीन में चला जाएगा। बिल्डिंग का अंदर में एक रॉड जाता है वो अर्थिंग के लिए, लाइटिंग प्रोटेक्शन के लिए, उसको हम लोग रीबार बोलते हैं। इतना बोलने का। सही है। और उसका बाद आप लोग को पूछा जाएगा कि सुपरवाइजर सुपरवाइज़र का और क्या काम है, फाइनल में क्या काम होता है सुपरवाइज़र का। फाइनल में ये काम होता है कि जैसे हमारा काम हो गया, एक एरिया का काम हो गया, एक फ्लोर का काम हो गया, उसका इंस्पेक्शन के लिए जो वर्क IR, WIR बोलेगा तो वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, जो हम काम कर दिया उसका काम का साथ में हमारा ड्राइंग में हाईलाइट करके और वो ड्राइंग को सीधा IR का डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करके वो कंसल्टेंट का पास सबमिट करना है। और कंसल्टेंट जब डेट देगा वो डेट में कंसल्टेंट को लेकर के प्रोजेक्ट का अंदर जो काम हुआ है उसको इंस्पेक्शन करके उसको पास करके वो अप्रूव करना है, वो काम को अप्रूव करना है।
कुछ उसमें कमेंट्स दिएगा या रिजेक्ट हो गया तो वो उसको आईआर को वो कमेंट्स को नोट करके अपना फोरमैन या ग्रुप लीडर को वो हैंडओवर करेगा कि ये काम पे ये कमेंट्स कंसल्टेंट का तरफ से है, उसको तुम लोग रेक्टिफाई करो, और दोबारा फिर वो आईआर इंस्ट्रक्शन का डालेगा। उसका बाद में वो आईआर पास हो जाएगा, वो काम जो आप लोग किया होगा वो अप्रूव हो जाएगा। तो आपको अप्रूवल होने के बाद आपका उधर का आपका कंपनी को जो है उसका जितना पैसा का होगा काम, उतना पैसा का बिल पास होगा। उसका बाद कंपनी को चेक मिलेगा, और चेक मिलने के बाद कंपनी में पैसा आएगा, जो आप लोग सबके लिए वो पैसा ज़रूरत है, जैसे अपना सैलरी या कंपनी का जो भी खर्चा है। तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी है, इंजीनियर, साइट इंजीनियर या सुपरवाइज़र, उन लोग का ये टेंशन हमेशा रहना चाहिए कि हम जो एरिया में काम कर रहा है उसको एक ही बार में डबल काम या उसको रिवर्क नहीं करके एक ही बार में अच्छा से हमारा टीम को समझा के काम करे, जिस वजह से हमारा कंपनी को फ़ायदा हो। एक बार में हम लोग काम करें, अच्छा से करें, अच्छा मटेरियल लगाए, उसका बाद कंसल्टेंट आके एक ही बार में पास करेगा तो जल्दी हमारा बिल बनेगा, जल्दी बिल बनेगा तो कंपनी को जल्दी क्लाइंट भी पैसा दिएगा। सही है। तो ये होता है सुपरवाइज़र का काम बहुत सारे। और आज भी जो मेरा इंटरव्यू था उसमें मेरे को सिर्फ 10 से ज़्यादा क्वेश्चन वो लोग पूछा नहीं, कि मैं 10-12 साल से इधर काम कर रहा हूँ। मैं उन लोग को मेरा जो इधर का सब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो भी CV रिज्यूम है, वो सब वो लोग देखा और सब कुछ वो लोग को समझ आ गया। वो लोग हमारा पहला कंपनी को जानता है, बहुत बड़ा कंपनी है, तो वो लोग को जानता है, वो कंपनी का बारे में जानता है, और सैलरी का बारे में A to Z सब वो लोग को पता है। तो इसके लिए वो मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं किया, लेकिन मैं जो क्वेश्चन होता है 3-4 जगह जो इंटरव्यू दिया, 3-4 जगह में मैं ही सिलेक्ट हुआ है। सबका ऑफर लेटर भी मेरा पास है, लेकिन सैलरी में कोई कंपनी कम दिया, कोई कंपनी थोड़ा बराबर दिया, कोई कंपनी ज़्यादा दिया। तो वो हिसाब से मुझे जो सैलरी चाहिए था वो मिनिमम में मेरा सब हमेशा एक्सपेक्ट रहता है कि मुझे 4,000 दिरहम, इधर का इंडिया का 80,000 दिरहम फोरमैन का सैलरी मिले। लेकिन अभी बहुत काम, कंस्ट्रक्शन काम अभी इधर बंद है, अभी काम कम हो गया है, जिस वजह से इधर थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है। इसके लिए कोई भी कंपनी इतना सैलरी नहीं दे रहा है सुपरवाइज़र फोरमैन लोग को। तो 3,000, 3,500 ऐसा अभी सैलरी में सब लोग चाहता है, कि कंपनी भी चाहता है कि उसको कम सैलरी में एम्प्लॉयर मिले, तो उसका भी बेनिफिट है, वो ज़्यादा हर महीना उसको पेमेंट करना, सैलरी डालने में इतना प्रॉब्लम ना हो कि हर महीना पेमेंट वो ठीक टाइम पे कर पाए। सही है। तो ये आज का ये छोटा वीडियो में आज का एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर का टॉपिक था, आप लोग को बताने वाला था। तो यही सब है। आप जो भी विजिट में आ रहा है, आप लोग कभी गल्फ में काम नहीं किया, तो आप लोग को ये जो क्वेश्चन आंसर में बताया, ये क्वेश्चन आंसर मालूम होने का साथ साथ ये क्वेश्चन आंसर में जो काम है वो काम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नहीं है तो गूगल में या कोई बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में बना रहा है, मेरा भी वीडियो है, प्रोजेक्ट के अंदर में देखो काम, और उसको अपना हिसाब से जो भी प्रैक्टिकली आप लोग किया है, और बाकी जो इसका बारे में आपको मालूम नहीं था उसका बारे में आप लोग थोड़ा उसको रिपीट करके रिवाइज करके आप लोग पूरा रेडी होके इंटरव्यू जाने का। जो इंटरव्यू में जाएगा, भले आप गल्फ में काम नहीं किया, गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी वो आप लोग को सिलेक्ट करेगा। इधर बहुत इंपॉर्टेंट है कि गल्फ में, कोई भी गल्फ में, दुबई आ रहा है तो दुबई का नहीं, कोई भी गल्फ का, वो आजमान का हो या दूसरा UAE का दूसरा जगह हो, या UAE का बाहर में सऊदी का, कतर का, ओमान का, मस्कट का, कुवैत का, किधर का भी हो, गल्फ कंट्री में कोई भी कंट्री में आप लोग काम किया तो वो आप लोग को जल्दी ही कोई भी कंपनी ले लेगा। लेकिन गल्फ में काम नहीं किया तो बहुत सारे कंपनी बिल्कुल मना कर ही देता है। लेकिन इंटरव्यू में आप लोग अच्छा आंसर क्वेश्चन दे सकते हैं, उनको पता चलेगा कि काम तो इनको मालूम है, नॉलेज मालूम है, थोड़ा सैलरी कम दे के आप लोग को सिलेक्ट करेगा। सही है। तो आज के लिए इतना है, छोटा वीडियो में आप लोग को इतना ही बताना था। अभी नेक्स्ट जब मैं वो कंपनी, अभी मैं जो इंटरव्यू दे के आया वो कंपनी में ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करने का बाद प्रोजेक्ट के अंदर में जो काम करेगा वो काम का ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना के आप लोग का पास मैं अपलोड करेगा। आप लोग मेरा वीडियो देख के जो भी काम के बारे में आपको नॉलेज नहीं है वो काम आप लोग सीख जाएगा, उसका बारे में आप लोग को पता चल जाएगा, फिर आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। तब के लिए गुड बाय।